इस वीडियो के अंदर हम चित्रा प्रकाशन के कक्षा 12 के गणित के पहले अध्याय के प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर पहला है, किसी समुच्चय ए में 5 अवयव तथा एक अन्य समुच्चय में बी में 3 अवयव हैं। ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में दो समुच्चय के अगर अवयव दिए हैं तो उनके संबंधों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र बताया था कि अगर कोई एक सेट में m एलिमेंट और दूसरे सेट में n एलिमेंट हो तो उसके संबंधों की संख्या का सूत्र जो था वो था 2 पर पावर m इंटू n। तो चलिए देखिए, इसमें दिया गया है ए में जो संख्या है अवयवों की वो कितनी है 5, यानी m की वैल्यू दिया गया है 5, और बी में जो संख्या है वो कितनी है 3, यानी n की वैल्यू कितनी की दी गई है 3। तो जो संबंधों की संख्या है वो क्या होगा 2 पर पावर m इंटू n, यानी 2 पर पावर 5 गुणे 3, और यहाँ पर बात करेंगे तो 2 5 यहाँ कितना हो जाएगा 15, यानी जो संबंधों की संख्या है वो कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगा। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इस प्रकार के भी क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल हमने दिया था कि अगर कोई दो सेट दिए गए हों तो उसके जो संबंधों की संख्या कौन कौन सा संबंध है ये कैसा पता करेंगे, ये पिछले वीडियो में हमने बताया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ए में दिया गया है 1 2 3 और बी में दिया गया है 4 5 6। तो दिया गया है इनमें से कौन कौन सा संबंध जो है वो इन दोनों का संबंध ए बी से संबंधित है। तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ए के अवयव और बी के अवयव हमें दिए गए हैं तो हम सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। और देखिए क्या क्या मिलेगा, 1 का इन सभी के साथ तो क्या मिलेगा 1 कामा 4, उसके बाद में 1 कामा 5, उसके बाद में 1 कामा 6। अब 2 को लेते हैं, 2 को लिखते हैं तो 2 कामा 4, उसके बाद में 2 कामा 5, उसके बाद में 2 कामा 6, और 3 को लेते हैं तो 3 कामा 4, उसके बाद में 3 कामा 5 और फिर 3 कामा 6। ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। अब ये देखते हैं कि इसमें जितने भी अवयव हैं ये सामने वाले अवयव से कितने हैं। तो देखिए R1 को मैच करते हैं। R1 में 1 कामा 4 1 कामा 4 है, 1 कामा 5 1 कामा 5 इसमें भी है, 1 कामा 6 1 कामा 6 है। तो यानी R1 सबसेट है ए क्रॉस बी का। अतः R1 ए से बी में संबंध है। अब चेक करते हैं बी का, R2 को। देखिए R1 1 कामा 5 1 कामा 5 इसमें है, 2 कामा 4 2 कामा 4 है, 3 कामा 6 3 कामा 6 है। तो R2 भी सबसेट है ए क्रॉस बी का। अतः R2 ए से बी में संबंध है। R3 चेक करते हैं। देखिए 1 कामा 4 1 कामा 4 है, इसमें 1 कामा 5 1 कामा 5 है, 3 कामा 6 3 कामा 6 है, 2 कामा 6 2 कामा 6 है, 3 कामा 4 3 कामा 4 भी है। तो क्या होगा सी के लिए भी देखिए R3 सबसेट है ए क्रॉस बी का। अतः R3 ए से बी में संबंध है। R4 को चेक करिए, 4 कामा 2, देखिए इसमें 4 कामा 2 है नहीं है, तो क्या लिखेंगे R4 सबसेट एक नहीं है ए क्रॉस बी का। अतः R4 ए से बी में संबंध नहीं है। अब ई देखिए, ई का देखिए ये खुद ए क्रॉस बी है, तो कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, यानी कोई भी समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। तो यानी ये है खुद का उपसमुच्चय है। अतः
ए क्रॉस बी ए से बी में संबंध है, और ए क्रॉस बी के संबंध का हमने एक स्पेशल नाम बताया था। तो उस स्पेशल नाम को आप लोग देखिए, इस संबंध को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। माना आर समुच्चय Q से Q में, Q से Q का अर्थ है परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में एक संबंध निम्नवत परिभाषित है। किस प्रकार का संबंध है? जो R जो संबंध है उसमें वो ऑर्डर पेयर यानी क्रमित युग्म रहेंगे जिनके दोनों का अंतर Z में रहेगा। Z में कहने का अर्थ यह है कि पूर्णांक होगा, यानी ऐसे क्रमित युग्म इसके अंदर रहेंगे जिसमें दोनों का अंतर एक पूर्णांक संख्या हो। तो अब हमें सिद्ध करना है कि पहला, क्या प्रत्येक ए के लिए जो परिमेय संख्या में हो, यानी सभी परिमेय संख्याओं के लिए अलग अलग तरीके से वो ए कामा ए आर में होगा, ये हमको सिद्ध करना है। फिर ये दिखाना है कि ए कामा बी अगर आर में है तो बी कामा ए भी आर में होगा, जबकि ए और बी कहाँ से लेने चाहिए? परिमेय संख्या से लेने चाहिए। ऐसे है ए कामा बी अगर आर में है तथा बी कामा सी आर में है तो ए कामा सी भी आर में होगा, जबकि ए बी सी भी क्या होने चाहिए? परिमेय संख्या होने चाहिए। ये तीनों हमें क्या करने हैं? सिद्ध करके दिखाने। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले के लिए। तो पहले देख लेते हैं जो हमारा रिलेशन है आर, उसमें ए कामा बी टाइप के अवयव रहेंगे। ए और बी दो के दोनों कहाँ से आने चाहिए? परिमेय संख्या से, तथा इन दोनों का जो अंतर है वो कहाँ बिलोंग करना चाहिए? पूर्णांक में बिलोंग करना चाहिए, कि यानी इन दोनों का अंतर यानी घटाना घटाने पर वो हमेशा पूर्णांक होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि अगर प्रत्येक ए जो है Q का एलिमेंट है, फॉर एवरी यानी प्रत्येक ए Q का हो, तो क्या ए कामा ए आर में होगा? इसको जानने के लिए अगर ए कामा बी आर में है तो उन दोनों का अंतर Z होना चाहिए। तो हम मानते हैं कि अगर ए कामा ए आर में है तो इन दोनों का अंतर सदैव शून्य आएगा। और जीरो क्या है? शून्य क्या है? शून्य एक पूर्णांक है। और कोई भी परिमेय संख्या आप लीजिए, मान लो यहाँ हम ले लिए 1/2, तो दूसरा 1/2 हो जाएगा, तो दोनों को घटाएंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर 1/3 ले लिए तो दूसरा फिर से 1/3 हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अतः फॉर एवरी ए, प्रत्येक ए के लिए, हुज कंटेन इन Q यानी जो Q में बिलोंग करता है, तो ए कामा ए आर में होगा। यानी ये पहला हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। अब देखते हैं दूसरा, बी के लिए। देखिए क्या है, ये कह रहा है कि यदि ए कामा बी आर में है तो इसका कहने का अर्थ क्या है कि ए माइनस बी जरूर जेड में होगा, तभी तो ये आर में हुआ, क्योंकि ये परिभाषा यही कहती है कि इस आर में वही लोग रह पाएंगे जिनका अंतर क्या है? पूर्णांक है। तो अगर ए कामा बी आर में है तो ए माइनस बी जेड में ज़रूर बिलोंग करेगा या जेड का एलिमेंट होगा। और दूसरा कह रहा है कि तो हमें ये सिद्ध करना है कि क्या बी कामा ए आर में है। तो चलिए देखते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस ए प्लस बी जेड में होगा। अगर हम इसको सही से लिखें तो माइनस बी माइनस ए कंटेन जेड, यानी बी को हमने पहले लिख दिया और माइनस ए को हमने क्या कर दिया? बाद में लिख दिया। तो चलिए देखिए, समझिए। एक बात यहाँ कहना चाहेंगे कि अगर हम कहें कि भैया 3 जो है एक पूर्णांक है और वो किस में है? जेड में है, तो जाहिर सी बात है कि -3 भी जेड में होगा। अगर हम ऐसे कहें कि -4 जेड में है तो 4 भी जेड में होगा, क्योंकि पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। तो बताओ, अगर ये यहाँ पर जेड में है तो इसी का नेगेटिव भी जेड में होगा।
यानी अगर b माइनस ए माइनस टाइम है, अगर यहाँ मान लो ये 3 है तो 3 अगर z में है तो 3 प्लस भी z में है, 4 अगर -4 अगर z में है तो 4 प्लस भी z है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं b माइनस ए भी z में होगा। अच्छा ये बताओ, अब देखो यहाँ अगर a कामा b z में था तो इसको हम लिख सके a माइनस b z में है। तो अगर इसी प्रकार उल्टा सोचे कि a माइनस b अगर z में है तो a कामा b r में है, तो b माइनस z अगर z में है तो इसको हम लिख सकते हैं b कामा a भी किस में है, r में है। और ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब बात करते हैं तीसरे के लिए। तो चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरे में कहा है कि सी के लिए कि a कामा b r में है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि a माइनस b किस में होगा, z में होगा। तथा दिया है कि b कामा c r में है। तो इसका भी सीधा सा मतलब है कि b माइनस c भी किस में होगा, z में होगा। अगर b माइनस सी z में है तो इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पर दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक संख्या होती है। तो हम ऐड कर लेते हैं a माइनस बी प्लस b माइनस सी भी z में होगा, क्योंकि ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, तो दोनों का सम भी z में होगा। अब अगर देखा जाए तो ये कट गया। अब लिखा क्या गया, a माइनस सी भी क्या है, z में है। तो जैसे b माइनस ए अगर z में था तो b कामा ये r में है, वैसे a माइनस सी अगर z में है तो इसको हम लिख सकते हैं कि a कामा सी भी क्या है, r में है। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। अब चलते हैं हम नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r पर, यानी इस समुच्चय में जो भी वैल्यू लिए जाएंगे या जो भी नंबर रखे जाएंगे वो सब कैसे हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। r पर एक संबंध r1 इस प्रकार परिभाषित है कि a कामा b r1 में है। इसका मतलब ये है कि 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। कहने का अर्थ ये है कि वे सभी क्रमित युग्म या ऑर्डर पेयर R1 में होंगे जिनका मान यहाँ रखने पर वो हमेशा इस वैल्यू को क्या करें, पॉजिटिव संख्या दें। यानी 1 प्लस ए बी करने पर वो वैल्यू हमेशा क्या हो, धनात्मक हो, यानी 0 से क्या हो, बड़ी हो। जबकि ए और बी कहाँ से लिए गए हों, वास्तविक संख्याओं से लिए गए हों, ये दिया गया है। तो अब हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक ऐसे एलिमेंट जो वास्तविक संख्या के हैं उनके लिए a कामा ए r1 में है। और इसमें सिद्ध करना है अगर a कामा b r1 में है तो b कामा ये r1 में है, जबकि a और b दो के दोनों कहाँ से लिए गए हैं, वास्तविक संख्या से लिए गए हैं। और तीसरे में हमें यह दिखाना है कि अगर a कामा b r1 में है और b कामा c r1 में है तो इसका यह मतलब है, तो a कामा c r1 में है यह सत्य नहीं है। मतलब यह दिखाना है a कामा c r1 में हो, यह जरूरी नहीं है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहला ये, पहले हम रिलेशन जो r1 है उसको समझते हैं कि वो किस प्रकार के वैल्यू को कंटेन कर रहा है। तो r1 जो है वो a कामा b सच डैट 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। ये वाला यही है कि मतलब वो क्रमित युग्म इसमें रहेंगे जिसमें 1 का और इन दोनों का गुणा करके अगर एक जोड़ा जाए तो वो सदैव 0 से क्या हों, बड़े हों। यही देखना है। तो चलिए हमें क्या लेना है, ए कंटेन इन आर फॉर एवरी, यानी प्रत्येक के लिए बात करनी है। तो ए कामा ए कंटेन इन r1 होना चाहिए। तो चलिए देखिए, अगर हम इसको लिखें अगर इस प्रकार तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ए इंटू ए, क्योंकि b के स्थान पर इस बार a हो गया, ग्रेटर देन 0। देखते हैं तो इसका अर्थ होगा 1 प्लस ए इंटू ए का मतलब a स्क्वायर ग्रेटर देन 0। बताओ a पहले से पॉजिटिव नंबर है और किसी भी संख्या का स्क्वायर यानी वर्ग वो हमेशा पॉजिटिव संख्या ही होता है। चाहे यहाँ माइनस रखो चाहे यहाँ प्लस रखो, वर्ग करने के बाद ये हमेशा प्लस होगा। तो दो प्लस संख्याएं प्लस होकर के यानी ऐड होकर के हमेशा बड़ी ही संख्या देंगी, यानी धनात्मक संख्या ही देंगी। तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये पूर्णतः सत्य है। इसलिए फॉर एवरी ए कंटेन इन आर के लिए ए कामा ए
R1 में है। और ये हो गया हमारा प्रूफ। अब देखते हैं बी के लिए दूसरा वाला। इसमें कह रहा है कि यदि A, B R1 में है तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये हुआ कि 1 + AB > 0 है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि B, A R1 में है कि नहीं है। तो इसके लिए देखिए क्या काम करेंगे, 1 + AB को अगर हम BA लिख दें तो कोई दिक्कत, यहाँ समझिए जैसे अगर लिखा हो 1 + 3 × 2 > 0 तो मतलब 3 दूनी कितना हो गया 6। यानी अगर हम इसको 2 × 3 > 0 तब भी इसका वैल्यू कितना हुआ 6। यानी अगर हम वास्तविक संख्या के लिए गुणे में स्थान का परिवर्तन करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम AB के स्थान पर BA लिख सकते हैं। तो देखिए जब लिखा है A, B कंटेन इन R1 यानी R1 में है तो 1 + AB > 0। तो अगर हम इसका रिवर्स देखें तो 1 + BA > 0 है। तो इसका मतलब यह है कि B, A कंटेन इन R1 यानी B, A कहाँ से है R1 से। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट पर। तीसरे पार्ट में देखिए क्या है, तीसरे पार्ट को समझने के लिए हमें यह सिद्ध करना है कि यह सत्य नहीं है। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, एक एग्जाम्पल उठाते हैं और उस एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे कि यह कुछ एलिमेंट के लिए तो सत्य होगा लेकिन सभी के लिए सत्य नहीं है। और इसमें कहा गया है कि A, B, C सभी R में यानी वास्तविक संख्या के हों। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सभी के लिए सत्य कहा गया है लेकिन यह सभी के लिए सत्य नहीं है। तो सभी के लिए सत्य नहीं है तो इसलिए इसको हमें सिद्ध करना है कि सत्य ये नहीं है। तो देखिए हम एक अवयव लेते हैं, एक ऑर्डर पेयर लेते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि यह सत्य है कि नहीं है। एक हम देख लिए R1 में है। देखिए हमने अपने आप से ये जूम किया कि 1, -1/2 किस में है R1 में है। तो देखते हैं क्या यह बात सत्य है। तो इसका मतलब ये है कि 1 + 1 + 1 × -1/2 यानी A के स्थान पर A की वैल्यू और B के स्थान पर B की वैल्यू। देखते हैं क्या यह 0 से बड़ी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 - 1/2 यानी 1 × 1/2 की वैल्यू 1/2 और 1 में से 1 घटेगा तो 1/2 बचेगा और 1/2 0 से क्या है बड़ा है, पॉजिटिव संख्या है। यानी 1, -1/2 R1 में है। तो इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं, -1/2, 4 देखते हैं यह R1 में है कि नहीं है। तो देखिए 1 + 1/2 × -4, A के स्थान पर A की वैल्यू, B के स्थान पर B की वैल्यू। देखते हैं क्या यह 0 से बड़ी है। तो हल करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 × 2, 2 दूनी 4 यानी वैल्यू मिलेगी यहाँ 1 + 2, 2 × 2, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो 2 और 1 कितना हो गया 3। अब 3 भी 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये भी R1 में है और ये भी R1 है। अब ये देखिए ये तुम्हारे A, B और B, C की तरह व्यवहार करने लगा। यानी A, B अगर R में है और B, C अगर R में है तो हमें यह सिद्ध करना है A, C R में है कि नहीं है। तो देखिए इसमें हम A, C अगर लेना चाहें तो A के स्थान पे 1 है, C के स्थान पर -4 है। तो 1, -4 अगर R1 में होगा तो ये भी सत्य होगा और अगर R1 में नहीं होगा तो यह सभी के लिए सत्य नहीं है। और चूंकि हमें नहीं है यही सिद्ध करना है तो चलिए देखिए हम ले लेते हैं 1 + 1, A के स्थान पर 1 और B के स्थान पर -4। अब इसको देखते हैं क्या यह 0 से बड़ा है। तो देखिए 1 - 4 × 4। अब इसको जब हम हल करेंगे तो आएगा -3 और जो कि 0 से बड़ा नहीं है। अगर ये 0 से बड़ा नहीं है तो R1 में यह भी 1, 4 नहीं है। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि A, B अगर R1 में है और B, C अगर R1 में है तो A, C R1 में नहीं होगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। यदि R = x, 1 सच डेट x, y कंटेन इन z यानी x, y जो है वो कहाँ से लिया गया है, पूर्णांक से लिया गया है। तो ये दिया गया इसमें रिलेशन कि x² + y² की वैल्यू
हमेशा क्या होनी चाहिए, या तो 4 के बराबर हो या फिर 4 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। द्वारा z पर परिभाषित एक संबंध है, तो इसका परिसर ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में परिसर और प्रांत दोनों पूछता है। क्वेश्चन में क्या करता है, परिसर और प्रांत दोनों पूछता है, तो इसमें केवल परिसर पूछा गया है। फिलहाल हम इस क्वेश्चन में देख लेंगे कि अगर प्रांत भी पूछता है तो उसकी वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसमें जो दिया गया है उसको हम लिखते हैं। इसमें दिया गया है जो r है वो x, y टाइप के हैं, जहाँ x y कहाँ का है, पूर्णांक है, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 4, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है वो या तो 4 से छोटी होगी या तो 4 के क्या होगी, बराबर होगी। तो चलिए सबसे पहले इसी चीज़ को हम देखते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लेस देन वाला न लेकर के केवल इक्वल टू लेते हैं, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो है ये एक वृत्त का समीकरण है। उस स्टेट में वृत्त का समीकरण है जब वृत्त का केंद्र जो है मूल बिंदु हो। तो वृत्त का केंद्र अगर मूल बिंदु है तो उसका समीकरण जो होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर, जहाँ आर जो है उस वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो इससे इसकी क्या करने पर, तुलना करने पर हमें ये पता चला कि आर का मान जो है वो कितना है, 2 है। तो आर का मान अगर 2 है तो ये समझ में आया कि एक ऐसा वृत्त बनेगा जिसका केंद्र तो मूल बिंदु है लेकिन त्रिज्या जो है वो क्या है, 2 है। अब देखिए इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। अगर ये मूल बिंदु है और अगर हम इस x एक्सिस को हम x दे दें और y एक्सिस को हम y मान लें, तो देखिए अगर 2 से बात करें तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। अगर हम ऊपर देखें तो 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, यही यहाँ पर क्या होगा, -1, यहाँ पर क्या होगा, -2, यहाँ पर -1 और यहाँ पर क्या होगा, -2। अब एक वृत्त बनाते हैं, सर्कल यहाँ बनाते हैं, यानी ये सर्कल हमेशा ये 2 से होकर के जाएगा। अब देखिए इसकी अगर इसका केंद्र मूल बिंदु है तो बताइए हमें क्या वैल्यू निकालनी थी कि या तो 2 हूँ, या तो क्या हूँ, 2 हूँ, और या तो 2 से क्या हूँ, छोटे हूँ। तो -2 और 2 के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं, क्योंकि हमें जो x y लेनी है वो x y कहाँ से लेनी है, z से लेनी है। तो x के लिए भी हम देखेंगे और किसके लिए देखेंगे, y। x एक्सिस पर x की वैल्यू, y एक्सिस पर कौन सी वैल्यू, y वैल्यू। तो x के लिए हम देखें तो x का जो मान है वो क्या क्या हो सकता है। x की वैल्यू है 2 हो सकती है, वो 1 हो सकती है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, ये हो सकता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो 0 हो सकता है, +-1 हो सकता है और + कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। और अगर हम y पर देखें तो y की वैल्यू भी 0 हो सकती है, +-1 हो सकती है और +-2 हो सकती है। इतने वैल्यू हो सकते हैं। जो x है हमारा उसको हम हमेशा क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रांत। और y की वैल्यू हमारा क्या कहलाती है, परिसर। चूँकि इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है परिसर, तो इसका परिसर होगा y इक्वल टू 0 +-1 और +-2।